technical issues. So I think we are now cool. And if Karan, if you can hear me, you can start sharing the PPT. Yeah. So recently we have observed that Nifty post budget gave a brilliant spike, and those of you who had attended our post budget webinar would have gone through those slides where we had explained that this budget is kind of a, ये ऐसा बजट है जो मतलब तारीख बदल दिया है. सो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स, बड़े बड़े टारगेट्स तो हर एक बजट में हर साल आते हैं और वो उसी तरह से पूरा साल खत्म हो जाता है. लेकिन वो जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने जो भी टारगेट्स सेट किए हैं उसको किस तरीके से अचीव करने वाले हैं, उसका कोई गेम प्लान इन लोग के पास था नहीं, या इन्होंने मार्केट में या अपने स्पीच में बताया नहीं था. लेकिन ये बजट का वही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको कह सकते हैं कि भाई इन्होंने स्टेप्स भी जारी किए हैं. तो करण, अगर आप वो पीपीटी ओपन करें. होप आई एम ऑडिबल. So by the time our associate Karan opens up the PPT, I'll walk you through what happened. We also had a webinar previous Friday. लास्ट फ्राइडे को भी हमारा एक वेबिनार था जिसमें निफ्टी अभी 15,000 पे चल रहा है. तो भाई हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक हम लोगों ने वेबिनार रखा था. तो वो वेबिनार में हम लोगों ने क्लियर चीज कह दी थी कि भाई 15,265 एक हम लोगों ने लेवल बोला था कि जब तक कि इसके ऊपर बंद देता नहीं है आपको फ्रेश बाई करना नहीं है. और वैसा ही हुआ. 257 जो है वो निफ्टी का हाई था. तो ये सब आपको निफ्टी भी के ऊपर भी जो बात हो रही है इसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई जो आपका बेलवेदर इंडेक्स है, जो इंडेक्स में ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है, तो ये जो इंडेक्स है ये एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का. इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से ये बड़ा इवेंट हुआ है, सो अभी ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े जो इवेंट्स थे वो सब हो चुके हैं. और वैक्सीन का भी जो अनाउंसमेंट था कि भाई वैक्सीन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, अभी तो फ्लड आ गया वैक्सीन का. सो इंडिया के भी वैक्सीन का भी पॉपुलर है, बाकी के यूएस लेवल पे भी फाइजर वो सब काफी पॉपुलर है. तो सब इवेंट्स अभी हो चुके हैं. तो ग्लोबल मार्केट में जो है बहुत जबरदस्त तरीके से फैटिग नजर आ रही है. सो फैटिग का मतलब है मतलब थकावट नजर आ रही है ग्लोबल मार्केट्स में. अभी इनको एक ट्रिगर का जरूरत है. इधर यहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो, प्रॉफिट बुकिंग हो, या यहाँ से फ्रेश हाई की तरफ जाए. तो जब तक कि कोई ट्रिगर नहीं आता है तब तक के इसी तरीके से आपको इंट्राडे बेसिस पे मार्केट आपको फर्स्ट हाफ में ऊपर जाते हुए दिखेगा और सेकंड हाफ में आपको सेल ऑफ आएगा उसमें. तो अभी इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, तो अभी आज शाम को 5:30 बजे इंडिया का सीपीआई का डेटा है, अभी और 10 मिनट है. वो है इन्फ्लेशन का डेटा और आईआईपी का भी डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अगर अप्रैल टू दिसंबर का बात करें मतलब वाईटीडी ईयर टू डेट, तो ये अभी भी 6% के ऊपर चल रहा है. और आरबीआई को जो है गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया था कि आपको 4% इन्फ्लेशन और ±2 परसेंटेज पॉइंट, मतलब ऊपर 6 नीचे 2, ये बैंड के अंदर ही आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा. ये कानून जैसा गवर्नमेंट ने बना दिया है.
तो अप्रैल टू दिसंबर तक तो जो है 6 के ऊपर है। और अभी हम लोगों ने एक ऑडियो भेजा था ड्यूरिंग द आफ्टरनून, होपफुली आपने सबने वो सुना रहेगा। तो 4.45 का एक्सपेक्टेशन है, और बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइस हाइक्स और ये सब थोड़ा ये डिस्टर्ब होने का डर है। तो 5:30 को डेटा आएगा, तो उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे मार्केट्स में बहुत जबरदस्त लेवल पे फैटिग आ गई है, और मार्केट गिरने को भी रेडी नहीं है अनलेस कोई बड़ा इवेंट हो। सो ये कंसोलिडेशन जैसा फेज है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? अभी जो बजट के बाद अगर बात करें आप, तो जो जिसको जिसको जो स्टॉक्स का बात हुआ था बजट में, जो सेक्टर का बात हुआ था, तो वो सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स जो है ऑलरेडी सब चल चुके हैं। तो विल गो थ्रू दो स्टॉक्स, किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स जो है हमको नजर घुमाना चाहिए। तो ये एक बजट का ही जो हमारा पीपीटी था उसी का ये स्लाइड है। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स आज हो सकता है फर्स्ट टाइम हमारे वेबिनार में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये स्लाइड हम लोगों ने फिर से आपके सामने रखा है। तो ये जो बजट आया था इसमें काफी इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख सकते 34% हाइक इन इंफ्रा कैपेक्स का बात हुआ था। और आपको पहले भी बताया गया था कि जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स जो है वो पिछला ऑलमोस्ट 2 डेकेड से धीरे 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 स्लो डाउन होते होते ऑलमोस्ट 10 ईयर लो पे चल रहा है। और जस्ट वन सेकंड, प्लीज गिव मी सम टाइम, है ना? थैंक यू। या सॉरी। सो जो प्राइवेट कैपेक्स है वो 10 ईयर लो पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट का काफी जिम्मेदारी बनता है इसमें। जैसा आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था कि जैसा जो आपके गैस फायर्ड पावर प्लांट्स थे, दाबोल का पावर प्लांट था, जीएमआर जीवीके के पावर प्लांट थे, सब ठप हो गए और पूरा प्राइवेट कैपेक्स बैठ गया। किसी का हिम्मत नहीं है, बैलेंस शीट पे काफी डेट है, बैंक्स की हालत बहुत खराब है पीएसयू लेवल पे। तो काफी जो है गवर्नमेंट ने इसमें, ये आप गो थ्रू कर लीजिए, रेलवे पे बात किया है, अलग अलग इस पे बात किया है। तो विल डायरेक्टली गो टू ये डीएफआई का बात किया, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। पहले इंडिया में डीएफआई हुआ करते थे, आईसीआईसीआई जो है बाद में बैंक बना वो आफ्टर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट डिसीजन। पहले आईसीआईसीआई सिर्फ नाम था, आईडीबीआई, आईएफसीआई, ये सब जो है डीएफआई ही थे। फिर वो अपना पर्पस जो है जिसके लिए बनाया गया था वो अचीव नहीं कर पाए, फिर उनको बैंक बना दिया गया। तो डीएफआई कोई डेडिकेटेड है ही नहीं पूरा दुनिया में। अगर आप देखें तो आप यूके का बात करें, यूएस का बात करें, कनाडा का बात करें, यहाँ पे डेडिकेटेड डीएफआई होते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डीएफआई होते हैं। इतना वहां पे फोकस्ड काम है, तभी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वर्ल्ड क्लास दिखता है। डेवलप कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास क्यों है? उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पे हर एक चीज डेडिकेटेड है, फंडिंग डेडिकेटेड, एग्जीक्यूशन करने वाले डेडिकेटेड, कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं। वहां के जो बैंक्स है वो कोई जनता के डिपॉजिट पे भी जिंदा नहीं है, उन लोग बाहर से बॉन्ड्स के चलते पैसा रेस करते हैं, और इस तरीके से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट लोन होता है। तो ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, और यहाँ पे स्टेप्स भी अनाउंस किए कि 1 2 3 4 ये हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। हाँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी काफी बात किया है, मेट्रो रिलेटेड, बसेस रिलेटेड। ये बसेस का मैं बजट वेबिनार में बोला था आपको, जैसा आपने दिल्ली बॉम्बे में देखा रहेगा, बस के नीचे एक लिखा रहता है, जहाँ पे आप बस में एंट्री लेते हैं वहां पे नीचे लिखा रहता है JNRUM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल रूरल अर्बन मिशन। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके फंडिंग से बसेस जो लोकल लेवल पे चलती हैं। तो इवन बीईएसटी की जो बसेस है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग में काफी बसेस चल रही है। ये वही स्कीम है जिसका ये जो आपको स्लाइड में दिख रही है, 20,000 बसेस, उसी के चलते ये सब अशोक लेलैंड और ये सब स्टॉक चले हैं, टाटा मोटर और ये सब। तो वी डायरेक्टली गो टू दी फोर्थ स्लाइड। हाँ, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या चीज? तो ये उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीज आता है। हम लोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई सिर्फ रोड, इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्योंकि आपको अगर
कोई भी फैक्ट्री डालना है, कोई भी आपको लॉजिस्टिक्स का काम करना है, जैसे अमेजॉन है, उनको गोडाउन डालना है, ये डालना है, तो काफी जगह, जैसे आपको वैक्सीन का बात हो गया, आपको वैक्सीन स्टोर करना है तो उसके लिए आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए, आपको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। तो ये देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में आपका ये तो आ ही गया, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, मतलब एयरटेल, जियो, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऑप्टिक फाइबर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर जगह आपका जीपीएस लगे हुए हैं, और वो सब जो ऑफिस में आदमी बैठता है, और जो जितने भी लॉजिस्टिकल ट्रक्स घूम रहे हैं, ये आपका गोडाउन के अंदर कितना माल है कितना नहीं है, जो वहाँ पे एसकेयू होते हैं, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, वो सब थ्रू सीमलेस इंटरनेट जो है, ऑप्टिक फाइबर, मतलब नॉट वाईफाई, ऑप्टिक फाइबर जो है उसके थ्रू जो है ट्रैक होता है। फिर रेलवेज आ गया, फिर इरिगेशन भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सब आपने इसके बारे में ज्यादा कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन इरिगेशन इज वेरी बिग। इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई, जैसा अभी इंडिया की बात करें, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे नदियां बह रही हैं, वहां पे बाढ़ आ रही है। अगर आप बिहार में देखिए तो बाढ़ आ रही है उधर, लेकिन कई कई जगह ऐसा है वहां पे पीने को पानी नहीं, या आपको खेत में डालना है, आपके पास पानी नहीं है। तो जहाँ पे बड़े बड़े तालाब है, जहाँ पे एक्सेस वाटर है, थ्रू लेक्स, थ्रू जो नेचुरल जो झरने होते हैं उसके थ्रू, या ग्राउंड वाटर एक्सेस है, या फिर आपका नदियां हैं, तो वो जहाँ पे कमी है वहां पे रूट करना, और जो फार्म्स है वहां पे उनके प्रॉपर पाइपलाइंस लगते हैं। तो ये अभी जैसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने काफी उसमें काम किया है, और गांव गांव में आपको इरिगेशन दिखता है। अगर आपको खेतों में पानी डालना है तो आपको सिर्फ एक पंप चालू करना है, और वो अपने आप पाइप से हर जगह पानी चला जाता है। उसमें इरिगेशन में अलग अलग टाइप है। एक टाइप है कि भाई आपको फ्लो में पानी डालना है, एक टाइप है आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, मतलब बूंद 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 पानी डालना है। ये सब इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये क्या चीज है? तो ये जो बड़े बड़े आप शहर बना रहे हो, अभी यहाँ पे मेट्रो की बात हो रही है, हाईवेज की बात हो रही है, तो ये सब का जो है ड्रेनेज वेनेज कहाँ से आएगा? अगर जो बहुत जोरदार बारिश हो जाती है तो सब जगह जो है आपका पानी भर जाएगा। जैसा अभी इंडिया में जो कोस्टल टाउन्स है, मुंबई जैसे, यहाँ पे बारिश हर साल होती है, और हर साल ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ डूब जाता है। तो ये आपको सुधारना जरूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल कॉरपोरेशन के लिमिटेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर काफी मदद होता है, और एक मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि ये सब जो सिटीज है, ये सब दुनिया जो है इसकी तरफ देख रही है, और बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे बेस्ड है। सो स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो गया, लोकल सिटी लेवल पे आपका वाटर सप्लाई हो गया, जिसमें इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई एक अलग टाइप का होता है, पीने के पानी का सप्लाई अलग टाइप का होता है, सैनिटेशन हो गया, कचरा उठाने वाले लोग हैं, जैसा उसमें हम लोग आएंगे, स्टेप बाय स्टेप स्लाइड्स में आएंगे। फिर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, तो आपको अगर कोई भी देश चलाना है तो दिस इज द ग्लोबल विलेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का खेल है इधर। तो इंडिया में जैसा अभी ऑयल का कमी है, तो फिर वो क्रूड ऑयल आपका जो हम लोग जिससे पेट्रोल डीजल बनाते हैं वो हो गया, या आपका जो वनस्पति तेल है, खाने का तेल है, वो भी हम लोग के नहीं बनता है, सब रिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे आके। सो इंडिया में दो तीन बड़े बड़े प्लेयर है। सबसे बड़ा प्लेयर तो अदानी विलमार है, मतलब अदानी एंटरप्राइज है, उसके अंदर अदानी विलमार का उनका टाइप है। तो ये इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया, वो सब जगह से। फिर रुचि सोया है उसमें। तो ये सब आप इंपोर्ट करोगे, और आपका ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, फिर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है। अभी रिलायंस का जो रिफाइनरी है वो पूरा का पूरा जो है 90 ऑलमोस्ट 96% जो है पूरा एक्सपोर्ट का काम है उनका। सो वहाँ का देयर लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक ईरान, वेनेजुएला, और बहुत से देश है जो जहाँ पे कोई कारण से सैंक्शंस लगे हुए हैं, या ऐसे बहुत से देश है जहाँ पे ऑयल काफी है, क्रूड ऑयल, लेकिन वो उतने डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। तो वहाँ पे रिफाइनरी जो होता है वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे उसको अपग्रेड करना पड़ता है, तभी आपके पास जो है बेस्ट जो है क्वालिटी का पेट्रोल डीजल आप रिफाइन कर सकते हो। तो ये सब हर हर जगह होता नहीं है। तो इंडिया एक रिफाइनिंग हब बन गया है, तो यहाँ से रिलायंस जो है बहुत ज्यादा हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर बजाज ऑटो, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं।
अफ्रीका, ये सब में आपको ऑटो रिक्शा, ये सब काफी बड़ा एक्सपोर्ट है इन लोग का। बाइक्स का एक्सपोर्ट है, वहाँ पे बाइक टैक्सी भी चलती है। तो ये सब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे? तो पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। अभी आप, पोर्ट तो पहले से ही है, पिछला 50 साल से हम लोग क्या पोर्ट है, लेकिन उसको आपको एंसिलरी पोर्ट बनाना जरूरी है। जैसा अभी JNPT है, बॉम्बे का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो उसके आजू बाजू आपको 3-4 एंसिलरी पोर्ट बनाना जरूरी है जो उसको सपोर्ट करे। तो अभी एक कारंजा पोर्ट टर्मिनल नाम का एक नया कंपनी स्टार्ट हुआ है, जो काफी अच्छे तरीके से अपना पोर्ट खड़ा किया है रायगढ़ में। तो ये सब आपको गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगा, ये हेंसफोर्थ ऐसा बजट में कहा गया है। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट ऑल दिस स्टॉक्स एंड ऑल दिस सब इंडस्ट्रीज विद इन द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये सब हमको इस पर नजर रखना जरूरी है कि ये सब जो है मल्टी बैगर आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। फिर स्टोरिंग फैसिलिटीज, अब स्टोरिंग फैसिलिटीज में बहुत सी चीजें आ गई, जिसमें गोडाउन्स भी आ गए, रेफ्रिजरेटेड भी गोडाउन्स आ गए जिसको कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, और मूविंग कोल्ड स्टोरेज भी आ गया। जैसा अभी आपको आइसक्रीम ले जाना है या जैसा अभी वैक्सीन आपको ले जाना है, तो आपको एक रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में उसको ले जाना है। तो ये सब कहाँ से होगा? तो वो सब उस पर हम लोग जाएंगे। फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, तो जैसा अभी जम्मू कश्मीर में 11,000 किलोमीटर का पाइपलाइन का बात हुआ था। तो ये आप एक बार इसको, ये स्लाइड को गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। देन विल मूव टू सब सब इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक लिस्ट। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी, अभी आप देखिए जितना भी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज, ये सब MIDC एरिया में होती है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। आज ऐसा आप मुंबई की बात करें या कलकत्ता की बात करें, यहाँ पे आपका प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है अदानी का, या कलकत्ता में है CESC का, या अहमदाबाद में है आपका टोरेंट का। तो यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है, जिसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसा आप मुंबई में अगर आप बात करें तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप वहाँ से बाहर जाइए, वहाँ पे लोकल जो है स्टेट गवर्नमेंट के पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, महाराष्ट्र MSCB हो गया, या जो भी MPSC, मध्य प्रदेश का MPSCB हो गया, तो उन लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी है बहुत खराब है। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो बहुत पुराने जमाने के हैं। वहाँ पे अगर अचानक से इंडस्ट्री आ जाती है, जैसा अभी पुणे के बॉम्बे, पुणे नासिक हाईवे पे एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है चाकण, या उसके नजदीक एक गांव है राजगुरु नगर। तो ये सब बहुत छोटे छोटे जो गांव थे, वहां पे अचानक रातों रात बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज आ गए हैं। तो फैक्ट्रीज के अगल बगल में जो है अपने आप शहर बस जाता है। कोई जॉब करने के लिए आया है, कोई लेबर सप्लायर है, तो अपने आप वहाँ पे शहर बस जाता है। तो ऑलरेडी जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर आ जाता है। और फैक्ट्रीज के लिए आपको डेडिकेटेड KV लाइन चाहिए, किलोवाट का, किलो वोल्ट का आपका लाइन चाहिए। ये सब आएगा कहाँ से? तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है कि भाई 3 लाख करोड़ का हम लोग जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पावर जनरेशन का कोई हम लोग को तकलीफ है नहीं। इंडिया एक ऐसा अभी देश बन गया है जहाँ पे पावर का शॉर्टेज का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप देखें, इवन आप इंटीरियर बिहार में चले जाइए, वहां पे भी आज ऐसा हालत है कि कम से कम 20-22 घंटा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। नहीं तो आज एक जमाना था कि 2-3 घंटा ही लाइट आती थी, वो भी आधी रात में। तो बिजली 10-10 घंटे गायब है। तो वो उसके पीछे अलग रीजन है, बिकॉज ऑफ पैथेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, या वो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ मिसमैनेजमेंट बोलो। लेकिन ओवरऑल जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज इन एक्सेस। जैसा अभी आप छत्तीसगढ़ की बात करें, स्टेट तो जोग्राफिकली ठीक ठाक है, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बस्ती बहुत कम है, मेजोरिटी वहाँ पे जंगल है। तो उनका खुद 3600 3800 मेगावाट का डेली का प्रोडक्शन है, और उनका रिक्वायरमेंट उतना है ही नहीं, तो वो पावर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े एक्सचेंज बने हुए हैं पावर के, जो लिस्टेड भी कंपनी है। और पावर एक ऐसा चीज है जो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जिसको आप स्टोर ही नहीं कर सकते। उसको आप एक्सेस है आपके पास, उसको आप एक्सचेंज में डालिए, और जहाँ जरूरत है वहां पे वो थ्रू ग्रिड, मतलब पावर ग्रिड, वहां चले जाएगा, और जो भी स्टेट है वो उसका पैसा दे देगा एंड दे विल यूज इट। लेकिन जैसा मैं आपको बोला है कि पावर
एक्सेस है हम लोग के, पावर जनरेशन का इशू ही नहीं। पूरा खेल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, TND कहा जाता है इसको। बहुत खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप हो जाती हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत तकलीफें हैं, मीटरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, फेक रीडिंग्स आते हैं। आप जाइए, जैसा हम गोंदिया नाम का एक जगह है महाराष्ट्र में, MP छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, वहाँ पे कुछ 140 राइस मिल्स है। वहाँ पे एक जमाने में राइस मिल्स का 500-600 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था सिर्फ। इतना टेम्पर्ड थे मीटर, जबकि वो लाखों में बिल आना चाहिए महीने का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के हिसाब से। तो ये सब जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको 5 साल में एक टारगेट दिया है, इसको सुधारेंगे। अभी गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उन लोग अगर इसको सुधार सकते थे तो अभी तक सुधार चुके होते, लेकिन वो इसमें सक्षम नहीं है। दे आर नॉट एबल टू डू दिस। तो अभी किया क्या जाए, तो स्टॉक्स पे, कौन से स्टॉक्स पे नजर रखना है। तो जैसा अभी जनरेशन में, जैसा अभी अदानी ग्रीन का एक मैं बात कर लेता हूँ। अदानी ग्रीन एक ऐसा स्टॉक है जो आपका सोलर एनर्जी में है, और जो क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट मोदी गवर्नमेंट ने साइन किया था फ्रांस में, उसके हिसाब से दे आर एक्सीडिंग द टारगेट्स। तो अदानी ग्रीन पे आप नजर रखिए, टाटा पावर पे आप नजर रखिए। ये दो काफी जनरेशन में स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है। इसके अलावा काफी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन हमको यही दो कंपनी जो है अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ जो स्टॉक है उसका कंसिस्टेंट आपका परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अदानी पावर और ये सब में बहुत जिगजैग होता है स्टॉक्स में। फिर ट्रांसमिशन की अगर बात करें, देखिए, डी लाइसेंसिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिशन। मतलब जैसा आपका टेलीकॉम में कंपटीशन आ गई है आज, आपको कोई जरूरी जबरदस्ती नहीं है कि आप BSNL का कनेक्शन लीजिए, आप कोई भी कनेक्शन ले सकते हैं। आज मुंबई के अंदर पोर्टेबिलिटी आ गया है। आज अगर आपके 2 फ्लैट है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके 2 फ्लैट है, अंदर से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 फ्लैट अलग अलग है, दोनों के अलग अलग मीटर है। तो एक में टाटा पावर है, एक में अदानी है, और आपको पसंद नहीं आया तो आप दोनों अदानी कर दीजिए। इट्स अप टू यू, मतलब पोर्टेबिलिटी आ गई। तो ये सब आपके पास चॉइस ही नहीं है, बड़े शहर अगर छोड़ दिया जाए तो जिससे क्या होगा कि कंपटीशन आ जाएगा। जैसा अभी मुंबई में BEST है, सरकारी है, तो वो अचानक से जो है धीरे धीरे सुधरना चालू हो गया है, क्योंकि इनको जबरदस्त कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है ये टाटा और अदानी से। मुंबई की अगर बात करें, और काफी हाई कंजम्पशन है। आपको लास्ट टाइम भी बताया गया था कि मुंबई का जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है, इट इज इक्वल टू जर्मनी। जो आप वर्किंग क्लास की अगर बात करें तो इतना ज्यादा हेवी यहाँ पे पावर कंजम्पशन है। और मतलब ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 हजार यूनिट जो है एनुअल यूज होता है एक AC लगी हुए घर में। इसमें आप ये दो चीज पे नजर रखिए। और ये सेकंड लास्ट अगर आप लाइन पढ़े तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर, HPL इलेक्ट्रिक और लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स। ये लक्ष्मी और ये सब छोटे छोटे स्टॉक्स है, लेकिन ये सब जो स्टॉक्स है ना, ये आपके स्मार्ट मीटरिंग में है। अगर आप देखें अभी भी बहुत से शहरों में आपका वो जो मीटर होता है इलेक्ट्रिक का, उसमें ऐसा एक डंडी होता है और वो ऐसा घूमते रहता है। वो इट इज प्रोन टू टैंपरिंग, और अगर आप टैंपर कर भी दो तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पता नहीं चलता है। स्मार्ट मीटरिंग कैसा होता है, अगर आप टैंपर करने की कोशिश करो तो उनको इमीडिएटली अलर्ट चला जाता है कि ये टैंपर हो रहा है मीटर। तो ये सब आपका कहाँ से आएगा, तो ये सब कंपनियां उसमें है, तो इस पे आप नजर रखिए। फिर जैसा मैं आपको बोला था ट्रांसमिशन लाइंस, काफी उसमें जो है स्ट्रगल चल रहा है। तो इसमें अदानी ट्रांसमिशन और कल्पतरु पावर, तो ये दो चीज, ये स्टॉक्स आप ध्यान में रखिए। देन वी कम टू टेलीकॉम। तो ये भारतीय रिलायंस का तो बात तो हम लोग नहीं करेंगे, जो कि ये सबके सामने है। तो इसमें एक विंध्या टेलीलिंक्स और स्टरलाइट टेक, ये दो ऑप्टिक फाइबर रिलेटेड अच्छे स्टॉक्स हैं, इस पे आप नजर रखिए। फिर हम लोग आते हैं रोड्स पे। अभी रोड्स में जो है बहुत जिगजैग है। मतलब आप अगर मुंबई में देखें तो आपको लोकल लेवल पे, आप किधर भी पुणे चले जाइए या किधर भी हाईवे का काम चल रहा है, आप वहाँ पे जो जो बोर्ड होता है वहाँ देखिए अजीब अजीब टाइप के नाम है जो कभी आपने सुने ही नहीं। तो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिशियन होता है उन्हीं की वो सब कंपनीज होती है। तो ये आज हालत है रोड कंस्ट्रक्शन में, तभी इतने घटिया क्वालिटी के जो है रोड है हम लोग के यहाँ। मतलब नया नया रोड विद इन 6 मंथ्स वो आपका जवाब दे देता है। इसमें कुछ ऐसे कंपनी है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
तो इसमें दिलीप बिल्डकॉन एक है, गायत्री प्रोजेक्ट्स है। अब एचसीसी देखिए, इसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं आपके टनल्स के, तो ये उसमें उसका एक्सपर्टाइज है, तो इंक्लूडिंग रेलवे टनल्स। तो जो बड़े बड़े जो आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, जो पहाड़ वहाड़ खोद के आपको टनल्स बनाना है, वो हर एक का बस की बात नहीं है। उसमें दुनिया भर का चाइनीज कंपनीज है, दुनिया भर का उसमें यूरोपियन कंपनीज हैं, लेकिन वो सब लिस्टेड है नहीं ना इधर। और अभी चाइनीज कंपनी को तो इन्होंने बैन भी लगा दिया है, लेकिन यूरोपियन कंपनीज है। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं, या कोरियन कंपनीज है, जैसा अभी मेट्रो हम लोग क्या रिलायंस इंफ्रा ने टाई अप किया है आपका हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज के साथ। अभी हुंडई हेवी तो लिस्टेड है ही नहीं, हम लोग करेंगे क्या? और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से तो 10 हाथ दूर रहने ही अच्छी बात। तो ये 2-3 स्टॉक्स हमको ठीक लग रहे हैं, बाकी आईआरबी और वो सब है, लेकिन ये 2-3 स्टॉक जो है हमको ठीक लग रहा है, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। फिर अगर रेलवेज की बात करें, तो रेलवेज अगर आप देखें, तो आज का ही अपडेट है कि रेलवे ने एक सब इकोनॉमिक 3 टियर लॉन्च किया है। मतलब जो 3 टियर एसी है और जो एकदम से नॉन एसी जो स्लीपर है, उसके बीच में एक और इन्होंने ऐड किया है, जिसमें 72 के बदले कुछ 83 बर्थ है। आप समझ रहे हैं? तो जैसा गरीब रथ एक लॉन्च हुआ था लालू यादव की तरफ से, उस टाइप का इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें ये तो दुनिया भर का जो है, ये सब आपके सामने कंपनीज है जो जिस पे आप नजर रख सकते हो रेलवे स्टॉक्स रिलेटेड। फिर इरिगेशन की अगर बात करें, तो इरिगेशन में तो सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन ये सब आपको फर्टिलाइजर का भी जरूरत है, सीड्स का जरूरत है, सीड्स का क्वालिटी का जरूरत है। जैसा आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि पूरा दुनिया में आज एक पूरा ग्लोबल की अगर सीनरियो की बात करें, तो आज हम लोग एज अ ग्लोब, एज अ ह्यूमैनिटी, हम लोग आज ऐसा लेवल पर पहुंच गए हैं कि हर एक चीज का ओवर प्रोडक्शन है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, भले ही वो दुनिया के कोई भी कोने में बनता हो, हर एक कमोडिटी की बात हो रही है, प्रेशियस मेटल की बात नहीं हो रही है। वो गोल्ड सिल्वर एक अलग टॉपिक हो गया, सिल्वर तो भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल मेटल है, गोल्ड तो पूरा गोल्ड और डायमंड ये अलग बात हो गई। लेकिन आप नॉर्मल कमोडिटी की बात करें, जिसमें क्रूड ऑयल भी आ गया, खाने का क्रूड ऑयल भी, आपका पेट्रोल डीजल का क्रूड ऑयल भी, मेटल्स भी, और फूड। तो हर जगह फूड की अगर बात करें, हर जगह ओवर प्रोडक्शन है हर चीज का। फिर वो शुगर से लेके तो आपका ऑनियन से लेके आप पूरा दुनिया में किधर से भी, इफ यू हैव मनी यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम दी मनी, मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके पास मनी है तो इंडिया के पास एक्सेस शुगर है, आप किधर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ब्राजील के पास एक्सेस शुगर है, और 2-3 ही कंट्री जहाँ पे शुगर होता है। राइस देखिए आप, हर जगह हर चीज का ओवर प्रोडक्शन है। उसके पीछे रीजन 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो इरिगेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, और सीड का क्वालिटी आना चाहिए। तो इन्होंने जीएम जो सीड्स बनाई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है, और ये जो अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर बनाए हैं। पहले कैसा होता था, फर्टिलाइजर का काम क्या है कि वो जल्दी प्रोडक्शन करे, उसको फर्टिलाइज कर देता है जमीन को, लेकिन उसमें जमीन खराब भी हो रहा था ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से। उसमें बंजर भी हो जाता था कभी कभी जमीन। और फर्टिलाइजर हम लोग क्या, तो बड़े बड़े प्लांट्स है, गवर्नमेंट के प्लांट्स है, लेकिन वो सब जो है फर्टिलाइजर हम लोग क्या इलीगली स्मगल भी होता था आपके नेबरिंग कंट्रीज में। तो ये सब स्टॉक्स आप देखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। फिर वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की बात करें, तो ये इसमें वाटेक वबाक, आयन एक्सचेंज, थर्मैक्स, ये भी एंटोनी वेस्ट का अभी नया नया अभी आईपीओ आया है, अभी फिलहाल 1-2 महीना पहले। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर अगर आप इंफ्रा की बात करें, तो इसमें केएसबी, किर्लोस्कर ब्रदर्स, जैसे ये WPIL है, इसको अभी मध्य प्रदेश जल निगम की तरफ से 850 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये सब लिस्टेड कंपनीज है, इस पे आप नजर रखें, और सीरियस काम हो रहा है। ये सिर्फ बोलने वाला बात नहीं है। इनिशियली हम लोग जैसा देखे हैं कि भाई अनाउंसमेंट्स होते थे सिर्फ, लेकिन ये सीरियस लेवल का बात हो रहा है। एंड सो WPIL और ये सब जो है, इस पे आप नजर रखिए। और जैसा ये मध्य प्रदेश जल निगम है, ये लोग अपने लेवल में भी कर रहे हैं, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काफी मदद मिलती जा रही है।
फिर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स में हम लोग आते हैं। तो जैसा आपको पहले भी बोला था, अदानी पोर्ट के बाद इसलिए हमको करना जरूरी है क्योंकि ये जैसा रिलायंस जियो है, वो एक एक करके पूरा जो है, हर एक आदमी के पास एक जियो का नंबर है ऑलमोस्ट, नॉट हर एक, फिर भी 60-70% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक जियो का नंबर तो जरूर है, भले ही पुराना नंबर शायद उन्होंने बंद नहीं किया है। और उसमें भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराना नंबर भी जियो में पोर्ट कर दिया है या पुराना नंबर बंद करके जियो ही चला रहे हैं। वैसा आधार ही पोर्ट बन गया है। ये एक एक करके जो है ना, जो गवर्नमेंट के जो पोर्ट्स है जैसे JNPT और ये सब सरकारी पोर्ट्स है, इनको मेजर पोर्ट्स कहा जाता है। उसके अलावा जो पोर्ट्स है ना, एक एक करके ये अक्वायर करते ही जा रहा है। तो ये जो स्टॉक पे आप नजर रखिए, और अभी भी ये सब लाइफ हाई चल रहे हैं, तो इसको डिप्स में आपको बाय करना है, एक्यूमुलेट करना है। अदानी एंटरप्राइजेस इसलिए जरूरी है, ये एक कॉन्ग्लोमरेट है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। तो जैसे आपको पहले ही बोला कि भाई अदानी विलमार जिसको हम लोग कहते हैं, जो एडिबल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, अदानी एंटरप्राइज इज ऑल्सो इंडिया लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर। और एयरपोर्ट में ये अभी एंट्री लिया है। अभी मुंबई एयरपोर्ट जो इसका था, GVK का था, उसमें इन्होंने स्टेक खरीद लिया है अदानी एंटरप्राइज। तो एयरपोर्ट जो है, अगर आपको पता रहेगा, इंडिया में मुश्किल से 150-170 एयरपोर्ट है। कितना बड़ा देश है हम लोग का। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप बात करें तो वो हजारों में वहां पे एयरपोर्ट्स है, मतलब 10-11 हजार तो उनके एयरपोर्ट्स है। लेकिन अगर आप फंक्शनल एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो 2-2.5 हजार तो एयरपोर्ट्स है, सोच लीजिए 2-2.5 हजार। और हम लोग क्या 150-200 में जो है रुक जाता है आदमी। फिर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है कि जो भी आपका पोर्ट होता है, उसमें जब बड़े बड़े शिप्स आते हैं, जैसा अभी आपने ऑयल इंपोर्ट किया सऊदी अरेबिया से, बड़ा ऑयल टैंकर जो है वो आ रहा है बीच समुंदर से, वो पोर्ट के नजदीक। तो जब वो आता है ना, उसका इतना वेट होता है कि वो नीचे पूरा मट्टी और रेत खींच के लाता है। तो उसमें जो पोर्ट का जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। आपको तो बहुत गहरा चाहिए ना वो पोर्ट, क्योंकि इतना बड़ा शिप आ रहा है। वो घड़ी घड़ी आपको वहां से वो मट्टी और जो भी स्लज है या आपका रेत है, उसको उठा के फेंकना है दूर। उसको कहा जाता है ड्रेजिंग। तो ये भी गवर्नमेंट का कंपनी है। इसमें एक 2017 में, 4-5 साल पहले अदानी पोर्ट खरीदेगा ऐसा बात हुआ था, लेकिन अभी ठंडा पड़ गया है मामला। लेकिन जैसा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग सरकारी जो कंपनियां हैं, जो मतलब बिकने लायक है अच्छे रेट में, उसको बेच देंगे। तो ये एक कंपनी पे आप नजर रखिए, ये शायद मतलब आज न कल इसको बिक जाना है। और एयरलाइंस में अगर कुछ है लेने लायक तो वो है आपका इंडिगो, बाकी कोई लेने लायक है नहीं। और बाकी जो लिस्टेड है, जेट एयरवेज का स्टॉक तो बड़ा शानदार चल रहा है, लेकिन बेमतलब का चल रहा है। ना उसका कोई बिजनेस है, ना कोई एम्प्लॉयज को सैलरी बांटा है, ना कुछ है। तो वो तो स्टॉक स्पेकुलेशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन लेने लायक नहीं है। लेने लायक यही 4-5 स्टॉक्स है। फिर स्टोरेज फैसिलिटीज की अगर बात करते हैं, तो आपको पहले ही बोला था स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इसके रेफ्रिजरेटेड जो है ना ट्रक्स है। सो आपको कोई भी जो है, जैसा अमूल के जो है या प्रोडक्ट्स है, दूध का तो उनका खुद का टैंकर होता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स ले जाना है, एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको घी एक्सपोर्ट करना है, बटर एक्सपोर्ट करना है, कुछ आपको इंपोर्ट करना है, तो वो सब पोर्ट पे आके रुक गया। वहां से आपको पोर्ट से आपको ले जाना है हजारों किलोमीटर। हाउ विल यू टेक इट? तो रेफ्रिजरेटेड जो ट्रक्स है वो तो बहुत दिखते हैं हम लोग को मार्केट में, लेकिन उसमें आपको ऑर्गेनाइज कोई प्लेयर है क्या जिसपे हम लोग इन्वेस्ट कर सके? तो ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है। अब ये श्री शुभम लॉजिस्टिक्स नाम का कंपनी है, जो कल्पतरु पावर का सब्सिडरी, तो ये उसके अंदर है। फिर आप ब्लू स्टार पे नजर रखिए। ब्लू स्टार का अभी रिजल्ट आया था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में जाएंगे एज डिमांड फॉर स्टोरिंग फेरिंग कोविड वैक्सीन इंक्रीजेस। देखिए आप कैसे नए नए जो है चीजें बाहर आ रही हैं। और एग्जिस्टिंग जो कंपनी है, जैसे वोल्टास आप देखिए, लाइफ हाई जो है स्टॉक चला गया है। तो उसके पीछे भी जो आपका अभी तो गर्मी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यूजुअली ये सब शेयर गर्मियों में चलते हैं, क्योंकि एसी का जो बिक्री है वो 60% जो एनुअल सेल्स है एयर कंडीशनिंग का, रूम एयर कंडीशनिंग का, वो सिर्फ समर सीजन में ही होता है, 2-3 महीना में। बाकी आपका 9 महीना में
आपको 40% जो है सेल्स का देखना है। तो गर्मी स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, तो कई जगह आज भी ठंडा ही है, लेकिन ये चल कैसे गए स्टॉक्स बजट के बाद? उसके भी ये रीजन है कि ये लोग कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में है। अभी वोल्टास की अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें इन्होंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े फैसिलिटीज में जो है आपका रेफ्रिजरेशन का पूरा काम देखा है। इनका एक्सपीरियंस जो है ना जबरदस्त है। और बजट में इन्होंने वो सब जो कॉम्प्रेसर वो सब है रेफ्रिजरेशन का, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया है, तो वो भी एक रीजन है। तो ये सब जो स्टॉक्स है इस पे आपको नजर रखना जरूरी है। जैसा मैंने, आप थर्ड लाइन देखिए, इन इंडिया दी कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सेगमेंट वैल्यूड एट 3000 करोड़ एंड कैन टच 5000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 years। ये ब्लू स्टार का जो एमडी है उन्होंने बोला है अभी 2 दिन पहले, और उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है उसमें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, देखने लायक, ये सब नजर रखने लायक स्टॉक्स है। इसमें आपको टायर 2 टायर 3 मिड कैप स्मॉल कैप आपको सब मिल जाएंगे। इसमें ऐसे कोई कोई स्टॉक्स होंगे जो आप सोचेंगे कि भाई ये इसका तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने। तो हम लोगों ने काफी केयरफुली इसी तरीके के स्टॉक्स लिए हैं जिसमें आप फंस नहीं जाते कोई स्टॉक लेके कि भाई कुछ मैनेजमेंट का इश्यू है। ये सब मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो है सब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कंपनीज है। मतलब इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन सिंगल एमडी और एनी वन सिंगल सीईओ। तो पूरा इन लोग का इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप है, इनका हिस्ट्री है काम करने का, इनका हिस्ट्री है डेट सर्विस का, इनका हिस्ट्री है शेयर होल्डर की तरफ ध्यान रखने का, इन लोग का हिस्ट्री है आपका एनालिस्ट मीट्स का, मीडिया में आके इन लोग जो है क्लैरिफाई करते हैं, जवाब देते हैं। तो ये सब कंपनीज में आपको तरफ ध्यान रखना है। वीआरएल जो है वो लॉजिस्टिक्स का कंपनी है, और गति, ये सब पे आप नजर रखिए। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की अगर बात करें तो ये गैसिफिकेशन जो है इकोनॉमी का, ये बहुत बड़े लेवल पे जो है चुपचाप हो रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा। ये जो गे आईजीएल एमजीएल, इसमें एक और स्टॉक है जो शायद मैं इधर लिखा नहीं हूँ, वो है अदानी गैस। सो ये जो है आपके सिटीज में पाइप नेचुरल गैस लगाते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी है। गुजरात गैस एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है। गुजरात गैस एक ऐसा कंपनी है जो पहले ब्रिटिश गैस का कंपनी था, एमएनसी का, लेकिन उसका स्टेक खरीद लिया है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड कंपनी ने। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का पीएसयू है। जीएसपीएल जो है उसका ही सब्सिडरी है आपका गुजरात गैस, अदानी गैस, एमजीएल, आईजीएल और गेल, और पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट हम लोगों ने पाइपलाइन का इसलिए, पाइपलाइन में ये सब स्टॉक का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इन सब के पास पाइपलाइन नहीं है। सो गेल, आईजीएल, एमजीएल, इनके पास पाइपलाइन के जो है राइट्स है। मतलब अगर आप एमजीएल मानागर गैस स्टेशन के बाजू में अगर अदानी वाला स्टेशन खोल लेता है, तो जो पाइप से गैस आ रहा है फैसिलिटी से, उस पे इन लोग का राइट है कुछ 5 साल 10 साल, तो वो रेंट उसको देना पड़ेगा अगर कोई नया सीएनजी का स्टेशन लगा रहा है। ये सब बहुत बड़ा इन लोग का जो है इसमें गेम है। और जम्मू कश्मीर का, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बजट में बात किया था कि अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वहाँ पे हजारों किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन का बात हो रहा है। तो ये सब स्टॉक्स पे आप जो है यू शुड कीप योर आईज ऑन ऑन दी स्टॉक्स। और ये सब थोड़ा बहुत किस तरीके से इंफ्रा में गवर्नमेंट ने फोकस किया है, ये सब पहला देखिए आप। शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा डिक्लाइन फ्रॉम 34% टू 23%। बहुत बुरा हाल था, और गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है इंफ्रा स्टॉक्स पे। एंड हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको स्टॉक्स लेवल पे ये सब तो बता दिया है। अगर आपको चाहिए तो हम आपको ये इसका लिस्ट भी एक बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये जो बजट एक इवेंट हुआ है इंडिया में, ये बजट है पूरे साल का। ये कोई फरवरी का बजट नहीं था, लेकिन रैली इस टाइप से आया है कि ये फरवरी का ही बजट था, जो टाइप से स्टॉक्स चल गए। और ये जो हम लोग स्टॉक्स की बात किए हैं, ये आपको एक लॉन्ग टर्म लेवल पे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो शानदार जो है आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अभी टाइमिंग का क्या किया जाए, कब लेना चाहिए? तो जैसा आपको पहले भी कहा गया था प्रीवियस वेबिनार में कि अभी कोई नए ट्रिगर है नहीं इंडेक्स लेवल पे। सो आपको एक निफ्टी में
प्रॉफिट बुकिंग या ग्लोबल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आएगा कि यहाँ पे अभी इंडेक्स रुका हुआ है। जब तक कि आपका 15,250 300 के ऊपर बंद देके थोड़ा सेटल नहीं होता है, तब तक के जो है फ्रेश आपको बल्क बाइंग नहीं करना है। लेकिन आपको जो है एक SIP जैसा, ये जो आपको स्टॉक्स बोले गए हैं, ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं। ये मल्टीपल टाइम जो है हो जाएंगे, क्योंकि जो भी ये बजट गवर्नमेंट ने बताया है वो तारीख बदलने वाला बजट है। दिस इज नॉट जस्ट अनदर बजट। तो ये एक्चुअली प्ले आउट होगा ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। जैसा मैं आपको बोला, ये कोई फरवरी का बजट नहीं, ये पूरे साल का बजट है, और साल तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो अप्रैल में स्टार्ट होगा अगले साल का बजट है। सो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको वॉक दी टॉक करती है, कि बातें तो हो गई, स्टेप्स भी आपने अनाउंस किए, लेकिन उसमें एक्शंस क्या है, तो उसमें वोलेटिलिटी आपको नजर आएगा स्टॉक्स में। इसलिए आप एक साथ एक बल्क में अगर लेते हैं तो उसमें फंसने का डर होता है एक रेट पे। इफ यू डू एन SIP, जैसा टाटा मोटर जैसा एक स्टॉक है, आप, हमारे एक क्लाइंट है, उन लोग 350 में लिए हैं, अभी जाके वो 320 आया है 2.5 साल के बाद। अगर आप SIP करते थे, उन्होंने एक ही साथ जो है 10,000 क्वांटिटी ले ली। अगर आप मंथली बेसिस पे ये सब स्टॉक की जो आपको लिस्ट दी गई है, जो हम आपको अलग से भी शेयर करेंगे, हमारे जो स्टाफ है वो आपके साथ बात भी करेगा, शेयर भी करेगा, तो आपको एवरी मंथ बेसिस पे इसमें एक SIP जैसा आपको स्टार्ट करना है। और ये सब आपको मतलब नेक्स्ट हाफ अ डेकेड, 5 साल 7 साल तक आपको इसमें रिजल्ट्स नजर आएंगे ये सब स्टॉक्स में। सो जो लोग बजट का हम लोग का वेबिनार अटेंड किए, वहाँ पे एक अलग हमारा थॉट था। फिर प्रीवियस जो हमारा वेबिनार था लास्ट फ्राइडे को, उसमें एक थॉट था, और अभी ये वेबिनार में हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर पे बात करके एक थॉट रखा है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरा दुनिया में जो आपके देश का बेलवेदर इंडेक्स है, निफ्टी है, या US में डाउ जोन्स है, या जर्मनी में डैक्स है, उसके हिसाब से बाकी के भी स्टॉक्स मूव होते हैं, समझ रहे हैं। सो इंडेक्स जो है, इसमें हम लोग अलग अलग ग्लोबल पैरामीटर्स के अलावा लोकल भी हम लोग काफी पैरामीटर्स उसमें, लास्ट टाइम भी ये बात बोला गया था कि हम लोगों ने PCR जो है पुट कॉल रेशियो, जो आपका एट द मनी कॉल पुट होते हैं, उसका हम लोग रेशियो रियल टाइम जो है मॉनिटर करते हैं। और हमारे लाइव लेवल्स होते हैं इंडेक्स के, जो हम लोग एल्गोरिदम के बेसिस पे निकालते हैं। जैसा आज का लेवल था हमारा 168 का, कल का लेवल था, वो हिसाब से मार्केट भागा भी है। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई कल तो मार्केट गिर जाना चाहिए, हो गया उल्टा, तो अच्छा खासा भाग के हाई पे बंद दे दिया। तो ये सब हमारा लेवल बेस्ड इंडेक्स में भी हम लोग जो है काफी शानदार तरीके से ट्रेडिंग करते हैं और एडवाइस भी करते हैं। तो हमारे जो साथी हैं विजय, ये आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से, क्योंकि आपको जो है इंडेक्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है ऑन दी ग्लोबल एंड कंट्री लेवल का सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी स्टॉक्स लेवल पे क्या करना चाहिए वो तो आपको बता दिया गया है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड, एंड होपफुली यू ऑल एंजॉयड। एंड कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आप बोलिए, आई एम रेडी हियर। Any panelists have any question to ask, they can please ask the question. Okay, thanks everyone, and we will connect you personally for the feedbacks of this webinar. We will also, yeah. Okay, anybody have any question? They can raise the hand. Our coordinator will unmute them. Hello. Yes. Yeah, actually, can you share this PPT?
Yeah, we can certainly. Yes, sir, we will. Sure. Thank you. Yeah. Okay, we will get back to you personally to all our attendees to know the feedback of this webinar and to make you understand the services what we can approach you, sir. Thank you everyone to be Thank you very attending. much. Thank you. Thank you, Yeah. Ameji. Yeah. Thanks.